Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So like I had promised you all, so from today onwards we are starting the series of MCQs of physics. So सबसे पहले हम फिज़िक्स का स्टार्ट कर रहे हैं एंड इफ़ आई गेट टाइम तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूँगी कि केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए भी मैं अपलोड कर सकूँ. फॉर नाउ वी आर जस्ट स्टार्टिंग विथ फिज़िक्स बिकॉज उसी में मैक्सिमम वोट्स आए थे एंड फिज़िक्स में हम सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर से ही स्टार्ट कर रहे हैं. इसमें जितने इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो सब हम करेंगे एंड आई विल ट्राई कि जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो भी मैं क्लियर करते जाऊँ सो दैट ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया होगा तो उन्हें भी बहुत सारी चीज़ें समझ में आ सकें. सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ द गिवन सरफेस इन विच ऑफ द केसेस. विच मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपको पता है ई से हम डिनोट करते हैं, किस केसेस में वो आर पे डिपेंड करेगा ही नहीं. आर आपने देखा होगा जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं हम जनरली जो डिस्टेंस है उसे आर ही लेट करते हैं, तो किस केस में डिपेंड नहीं कर रहा होगा. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. हमें गिवन है सबसे पहले इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर. अब यहाँ पे आपको सबके फॉर्मूलाज याद होने चाहिए. अगर हम एक इनफाइनाइटली लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर ले रहे हैं एंड इस पर सपोज मैं प्लस क्यू चार्ज दे रही हूँ, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है किसी भी पॉइंट पे आपको पता होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2πε0 इंटू क्यू बाय आर. आई एम रियली सॉरी जो राइटिंग है वो बहुत गंदी बन रही है बट प्लीज़ जस्ट मैनेज समहाउ. सो लुक यहाँ पे जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड वो आर पे डिपेंड कर रहा है तो इंडिपेंडेंट तो नहीं है, विच मीन्स ए ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया. ए ऑप्शन हमारा नहीं है. उसके बाद है बी इनफाइनाइटली लार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट. तो ये था एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर के लिए. अब हम एक चार्ज्ड प्लेन शीट के लिए देखते हैं. तो एक चार्ज्ड शीट मैंने देख ली, इस पे मैंने सपोज अगेन प्लस क्यू चार्ज दे दिया है. तो इसकी वजह से किसी भी पॉइंट पे सपोज इस पॉइंट पे इसको हम पी कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ पे मुझे निकालना है. तो इसकी जो वैल्यू आती है वो होती है ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0 या फिर एप्सिलॉन नॉट. तो अब ये तो हमारा आ गया. अब यहाँ पे आपको कहीं पर भी आर देखने को नहीं मिल रहा है विच मीन्स इस केस में इंडिपेंडेंट है, तो कहीं ना कहीं हमारा बी आंसर हो सकता है. हम बाकी ऑप्शंस भी चेक कर लेते हैं. अब जो ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है वो होता है जब हम दो प्लेट्स को कंसिडर करते हैं. अगर मैं यहाँ पे अब क्या करूँ, अब मैं यहाँ पे एक और शीट ले लेती हूँ, उस पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा. तो विच मीन्स इन दोनों की वजह से अगर किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे तब आता है ये वाला फॉर्मूला. अदरवाइज अगर सिर्फ एक प्लेन चार्ज शीट ली है उस कंडीशन में हमारा ये वाला फॉर्मूला होगा. तो बी हमारा कहीं ना कहीं आंसर हो सकता है. हम सी के लिए भी चेक कर लेते हैं. सी है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल. तो इसके लिए जो आउटसाइड पॉइंट अगर हम देखते हैं तो उसकी वैल्यू होती है 1/4πε0 इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर. जनरली किसी भी पॉइंट पे अगर हम बात करते हैं तभी भी फॉर्मूला हमारा यही आता है. एंड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल जब हम देखते हैं तो उस कंडीशन में भी हमारा फॉर्मूला यही आता है. तो ई यहाँ पर भी डिपेंड कर रहा है आर पे, विच मीन्स ना ही हमारा ऑप्शन सी है ना ही ए है. डी नन ऑफ द अबव ये भी गलत है. हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा. अब ये मैं आपको डिटेल में बता रही हूँ बट जब भी आप MCQ कर रहे हो आप देख के ही बता सकते हो. ए का फॉर्मूला आपको पता है ई इज इक्वल्स टू 1/2πε0 इंटू क्यू बाय आर. आर पे डिपेंड कर रहा है, ए ऑप्शन गलत हो गया. बी आपको पता है ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2ε0, तो आर कहीं नहीं है विच मीन्स बी हमारा आंसर करेक्ट हो गया. आप देख के ही डायरेक्ट बता सकते हो. अब यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ सो दैट ऐसे कई स्टूडेंट्स होंगे जिन्हें ये सारी चीज़ें भी नहीं पता होंगी, सो दैट उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए. बाकी नाउ वील मूव ऑन टू आवर सेकेंड क्वेश्चन. Now we have our second question which is which of the following is a property of electric dipole. तो इलेक्ट्रिक डायपोल जिसे नहीं पता है कि क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल का क्या मतलब होता है कि सपोज ये मैंने एक इलेक्ट्रिक डायपोल ले लिया है, इसमें प्लस क्यू और माइनस क्यू दोनों ही चार्जेस होंगे. सो बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विच हैव द सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट चार्जेस. सेम मैग्नीट्यूड विच मीन्स क्यू क्यू, मैग्नीट्यूड इसका सेम है, ऑपोजिट है क्योंकि इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है. तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा. सो एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है एंड इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम 2L लेते हैं. अब फर्स्ट है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इट इज़ डेफिनेटली अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर पी से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं बिकॉज इसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू पे होगी, विच मीन्स माइनस चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे ही होगी हमेशा हमारे इलेक्ट्रिक डायपोल की डायरेक्शन. अब ये ऑपोजिट है, लाइक अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो उसकी डायरेक्शन कहाँ से होती है, हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम बात कर रहे हैं, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की. बट हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसकी
जो डायरेक्शन है वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। बी, डायपोल मोमेंट इज डायरेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। यस, ऑब्वियसली डायपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन हमेशा ही -q से +q चार्ज होती है। वेक्टर p जो है हमारा वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है। अब इसका भी फॉर्मूला होता है, विच मीन्स बी हमारा सबसे पहले तो सही है। सी, नेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0, ये भी सही है, विच मीन्स डी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। अब यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है वो है वेक्टर p और इसका फॉर्मूला होता है q × 2l। q विच मीन्स कोई भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं और 2l विच मीन्स उन दोनों चार्जेस के बीच का जो भी डिस्टेंस है। तो उसकी यूनिट भी देख लेते हैं। यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, कूलम चार्ज की होती है और ये डिस्टेंस है विच मीन्स इसकी मीटर, कूलम × मीटर, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी। हमेशा डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन जो है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज पे होगी एंड नेट चार्ज हमारा 0 होगा। नेट चार्ज 0 कैसे है, यहाँ पे +q चार्ज है, यहाँ पे -q चार्ज है। टोटल चार्ज करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो +q + -q विच मीन्स कैंसिल हो गए, तो आंसर हमारा कितना आ गया, डायरेक्ट 0। इसीलिए इसका जो नेट चार्ज है वो 0 है। तो आई होप ये भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ विल मूव ऑन टू आवर थर्ड क्वेश्चन। देन वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन। वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब लोग ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये काफ़ी इजी वाले मैंने पिकअप कर रखे हैं सो दैट एक ऐसा स्टूडेंट जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी अभी से स्टार्ट कर सके। एंड आई ऑलवेज से कि ये जो हाई लेवल हैं उनसे मत स्टार्ट करो, ईजी वाले से स्टार्ट करो सो दैट एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप हो जाए कि हाँ हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, अब इसमें आपको कैसे करना है, जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो हमें पता है इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट, विच मीन्स वोल्ट पर मीटर तो नहीं हो सकती है, सिर्फ वोल्ट होगी इसकी यूनिट, तो विच मीन्स ए ऑप्शन हमारा सही नहीं है। उसके बाद है बी, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फॉर्मूला होता है E = F/Q, विच मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए, न्यूटन पर कूलम, बट हमसे क्या पूछा गया है, वोल्ट पर मीटर। तो ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। बट यहाँ पे एक और फॉर्मूला होता है जो कि रिलेशन होता है। एंड जब मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए थे उस वीडियो में भी मैंने आपको बताया है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज ∇V/∇x = -E। ये रिलेशन होता है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम माइनस साइन ना देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट, और नीचे ये जो ∇x है ये क्या है, हमारा डिस्टेंस है, सो वोल्ट पर मीटर, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा डायरेक्ट। ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप इसका डेरिवेशन भी एक बार देख सकते हैं। वैसे डेरिवेशन उतने ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है बट स्टिल एक आइडिया आ जाएगा आपको कि किस तरह से डिराइव किया गया। तो बी हमारा सही ऑप्शन हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देखें तो उसका वैसे फॉर्मूला क्या होता है, V = W/Q, विच मीन्स इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर हम देख रहे हैं, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो इसकी न्यूटन है। फिर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अभी हमने देखा था कि उसका फॉर्मूला क्या था, Q × 2L, विच मीन्स उसकी यूनिट क्या हो गई थी हमारी, कूलम × मीटर। सो विच मीन्स हमें डायरेक्ट पता चल गया कि बी वाला जो ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड वो हमारा सही है, बाकी सारे ही ऑप्शंस गलत हैं। Then we have our next question. Which of the charge will have an electric field directed radially outwards from the charge at any point in space? Which means हमें कोई भी एक चार्ज given है एंड यहाँ पे क्या कहा है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेडियली आउटवर्ड्स, विच मीन्स डायरेक्शन कहाँ को है, उसकी बाहर को है। तो ये जो चार्ज है ये कैसा चार्ज होगा। एंड दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आपको पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव को होती है हमेशा, और इसकी डायरेक्शन कहाँ को है, बाहर को है, विच मीन्स ये वाला चार्ज मेरा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि रेडियली इनवर्ड्स है, अगर क्वेश्चन में गिवन होता कि रेडियली इनवर्ड्स है तो विच मीन्स ये चार्ज कैसा होता, मेरा नेगेटिव होता, क्योंकि डायरेक्शन कहाँ से कहाँ को होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। एंड सिमिलरली अगर यहाँ पे पूछा जाए कि बाहर जो चार्ज रखा गया है वो कैसा है, तो यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, विच मीन्स बाहर कैसा चार्ज हो जाएगा हमारा, नेगेटिव। सो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द चार्ज विल हैव एन इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स, अगर बाहर को है विच मीन्स अंदर चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, अगर अंदर को है विच मीन्स अंदर चार्ज कैसा है, नेगेटिव है। तो दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स आर डेंस
एट द पॉइंट लोकेटेड एट, विच मीन्स यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल है, लाइक ये आपको पता है प्लस क्यू माइनस क्यू एंड इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो 2L हो गया। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पर होंगी। अब ये अगर एक इलेक्ट्रिक डायपोल है तो हमें पता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो कहाँ से होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई, ये सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। सिमिलरली हम कई सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना सकते हैं। तो अब आपको सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पर दिख रही है। नाउ लुक, ये जो दो मार्क्ड एरियाज़ है यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही हैं। तो विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सबसे ज़्यादा डेंस कहाँ पर होंगी। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, वन ऑफ द चार्जेस, क्योंकि प्लस क्यू पे भी मैक्सिमम है और माइनस क्यू पे भी। अब यहाँ पे सेंटर ऑफ डायपोल पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे मिनिमम इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी हम देख सकते हैं जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डेंस होती हैं। लाइक अगर मैं ऐसे कह रही हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैक्सिमम कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पर मैक्सिमम होगा। अगर हमसे पूछा जाए यहाँ पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर होगा तो वन ऑफ द चार्जेस, उसका आंसर भी होगा। लीस्ट पूछा जाए तो वो सेंटर ऑफ डायपोल पे होगा। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ वील मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Then we have our next question. Which of the following is true about electric field lines? First, they start from positive charge and end at negative charge. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कर रहे हैं तो हमेशा वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, पॉजिटिव से, एंड एंड कहाँ पर होंगी, नेगेटिव चार्ज पे, विच मीन्स जो हमारा ए ऑप्शन है वो सही है। देन बी, टू फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर। अब यहाँ पर रीज़न भी होता है कि सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, इस पर जब हम कोई भी टैंजेंट बनाते हैं, टैंजेंट एक ऐसी लाइन होती है किसी भी कर्व पे जो कि उसको सिर्फ एक पॉइंट पर ही टच करती है। तो ये एक टैंजेंट जब हम बनाते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो वो हमें डायरेक्शन बताती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, विच मीन्स इधर को है तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो कहाँ को होगी, इस साइड को होगी। अब अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में क्रॉस कर देंगी उस कंडीशन में क्या होगा। नाउ लुक, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये दोनों क्या कर रही है, क्रॉस कर रही हैं, विच मीन्स इंटरसेक्ट कर रही हैं। अब इस कंडीशन पे अगर हम टैंजेंट बनाएं, सपोज यहाँ पे अब मैं टैंजेंट बना रही हूँ, ये वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके लिए टैंजेंट यहाँ पर बनेगा एंड ये जो दूसरी वाली है इसके लिए टैंजेंट यहाँ पर बनेगा। तो विच मीन्स अब हमें दो डायरेक्शंस मिल गई। इस वाले टैंजेंट की वजह से डायरेक्शन इस साइड को है इलेक्ट्रिक फील्ड की, एंड इस वाली टैंजेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस साइड को है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ही पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल रही हूँ एंड दो डायरेक्शंस आ रही हैं? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन हो सकती है, विच मीन्स दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। सो विच मीन्स हमारा बी ऑप्शन भी सही है। देन दे डू नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप्स। हमेशा ये ओपन लूप्स या फिर कर्व्स के फॉर्म में होती हैं। ये जो क्लोज्ड लूप्स हैं ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में होता है। एक मैग्नेट सपोज मैं बना देती हूँ, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इसका साउथ पोल। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं, यहाँ पर से स्टार्ट होंगी और एंड कहाँ पर होंगी, साउथ पे। बट अंदर अगर हम देखें मैग्नेट के अंदर क्या होगा, ये साउथ से स्टार्ट होंगी और नॉर्थ पे एंड करेंगी। तो विच मीन्स ये एक पूरा एक क्लोज्ड लूप बना रहा है। तो जो क्लोज्ड लूप होता है वो होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बट जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा ओपन कर्व्स के फॉर्म में होती हैं। जैसे ये है मेरा एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर साइड को हो सकती है। ओपन कर्व्स के फॉर्म में ये कभी भी क्लोज्ड नहीं है, पूरा ऐसे कंप्लीट नहीं कर रहा है। ये कंप्लीट किसके केस में हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के केस में। विच मीन्स हमारे सारे ही ऑप्शन सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। विच मीन्स डी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा, विच इज ऑल ऑफ द अबव। देन वी हैव आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर, या फिर जो एंगल है वो 0 और 90 के बीच में होगा, या फिर नन ऑफ द अबव। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फाई इज इक्वल्स टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। अब जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो यहाँ पे क्या आता है, कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ पे पूछा क्या गया है, मैक्सिमम कब होगा, तो मैक्सिमम किस केस में होता है, जब भी कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो। विच मीन्स कॉस थीटा मेरा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कॉस थीटा 1 कब होता है, जबकि हमारा थीटा होता है 0 डिग्री। कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 एंड कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। विच मीन्स अगर ये मैक्सिमम है तो मैक्सिमम के केस में एंगल कितना होना चाहिए, 0। और किस केस में एंगल 0 होगा, जब ये दोनों पैरेलल हैं। अगर ये वेक्टर ई है मेरा एंड ये मेरा वेक्टर ए है, ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री।
तो विच मीन्स बी ऑप्शन मेरा करेक्ट हो गया। अगर मेरे से यहाँ पे पूछा जाता कि मिनिमम किस कंडीशन पे होगा, तो मिनिमम जब होगा तो विच मीन्स फाई इज इक्वल्स टू ई ए कॉस थीटा है, तो ये जो कॉस थीटा है इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0, और ये 0 कब होता है, जबकि मेरा थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो। तो 90 डिग्री पे कॉस 90 कितना हो जाता है, 0। तो विच मीन्स जब भी मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड जो एरिया है वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, उस कंडीशन पे हमारा जो फ्लक्स है वो मिनिमम होगा या फिर 0 होगा। अब यहाँ पे एक और कंडीशन आती है 180 डिग्री की। अगर जो मेरा एंगल है वो 180 डिग्री होता, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को है एंड एरिया वेक्टर इस साइड को है, तब जाके एंगल कितना बन रहा होता, 180। एंड कॉस 180 की जो वैल्यू है ये आप याद रखना, इट इज़ -1। अब -1 विच मीन्स माइनस ई ए हो जाती है हमारी वैल्यू फ्लक्स की, तो उस कंडीशन पे भी ये मैक्सिमम नहीं होगा। मैक्सिमम कब होगा, जब एंगल 0 डिग्री है। अब कई बार क्या होता है, मैक्सिमम टाइम्स तो या तो 0 डिग्री पे या फिर 90 डिग्री पे हमारी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आती है, बट कुछ कंडीशंस में 180 डिग्री पे भी आ जाती है। ये आपको याद रखना है, ये थोड़ा सा स्पेशल केस है। जो वर्क डन होता है इन रोटेटिंग इन इलेक्ट्रिक डायपोल, उसका फॉर्मूला क्या होता है, PE × 1 - cos थीटा। इस कंडीशन पे अगर हम कहें कि cos थीटा अगेन इसकी वैल्यू अगर 1 आ जाए, अगर इसकी वैल्यू 1 आएगी, 1 - 1 कितना हो जाएगा, 0। विच मीन्स इसकी वैल्यू यहाँ पे 0 होनी चाहिए मैक्सिमम होने के लिए। 0 जब ये होगा तभी तो 1 - 0 1 आएगा, बट स्टिल यहाँ पे ना 0 होनी चाहिए इसकी वैल्यू, ना ही 1 होनी चाहिए। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, हम कैसे चेक करेंगे, cos थीटा की वैल्यू -1 आनी चाहिए। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, cos थीटा की वैल्यू -1 आनी चाहिए। जब ये -1 आएगी एंड यहाँ पे ऑलरेडी एक -1 साइन है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस। तो इसका आंसर क्या आएगा, W = PE × 1 - -1। सो माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 हो गया। तो मैक्सिमम वर्क कितना आ गया मेरा, 2 PE। तो इस कंडीशन पे क्या होगा, ये है हमारी मैक्सिमम वैल्यू। और cos थीटा की वैल्यू -1 कब होती है, अभी मैंने आपको बताया, जबकि थीटा हमारा कितना होता है, 180 डिग्री। सो दीज आर द थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के केस में हमारा 0 और 90 डिग्री पे ही हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिले। यहाँ पे हमें दिख रहा है 180 डिग्री पे मिल रहा है। सो ये जो चीज़ें हैं ये आपको बहुत अच्छे से देखनी है। डेरिवेशंस भले ही मत करो, बट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं एंड बाकी किस कंडीशन पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ रही है, ये सारी चीज़ें आप प्रॉपरली देखो। सो इसका आंसर आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जब पैरेलल है तब मैक्सिमम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, परपेंडिकुलर होगा तो मिनिमम आएगा यानी कि 0। उसके बाद है अ नेट जीरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इंडिकेट्स दैट, यानी कि एक क्लोज्ड सरफेस मेरे पास है, इसके अंदर से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास नहीं कर रहा है, तो इसका क्या कंक्लूजन होगा। तो हमें पता है एक क्लोज्ड सरफेस के लिए हम जनरली गॉस थ्योरम लेते हैं। तो फाई इज इक्वल्स टू Q/ε0। फाई है मेरा इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड Q है मेरा 0। फाई 0 कब होगा, जबकि मेरा Q क्या होगा, 0, विच मीन्स कोई भी चार्ज इसके अंदर नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन देख लेते हैं, देयर इज़ नो चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। ये कौन सा है, मेरा बी वाला ऑप्शन है। तो डायरेक्ट हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं करना पड़ा, हमें देख के ही पता चल गया कि बी मेरा सही ऑप्शन है। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। चार्जेस आर लोकेटेड ऑन द इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज्ड सरफेस। अब ये सब आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। इनसाइड पे भी है, आउटसाइड पे भी है कोई ना कोई चार्ज, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होगा, ऐसा इनका कहने का मतलब है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर सपोज मेरा प्लस चार्ज अंदर है और बाहर मेरा माइनस चार्ज है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी क्योंकि, तो ए ऑप्शन तो मेरा सही नहीं होगा। बी ऑप्शन हमारा सही है। सी ऑप्शन भी देख लेते हैं, चार्जेस इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस आर इक्वल। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इक्वल है, विच मीन्स अंदर भी मेरा प्लस क्यू चार्ज है, बाहर भी मेरा माइनस क्यू चार्ज है। इक्वल है, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनका एंड साइन इनका ऑपोजिट है। तो इक्वल है तो कैंसिल आउट करके 0 आ जाएगा। चार्ज अगर आप देखोगे तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल में नेट चार्ज हमारा 0 हो जाता है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। लाइक ये है मेरा क्लोज सरफेस, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, बाहर मेरा माइनस क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स भी हैं, विच मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, इसीलिए सी ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा, विच मीन्स बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस दैट रेडिएटेड आउटवर्ड फ्रॉम 2 कूलम ऑफ चार्ज इन वैक्यूम इज।
क्वेश्चन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पूछे गए हैं, विच मीन्स क्या पूछा गया है हमसे, फ्लक्स पूछा गया है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q बाय एप्सिलॉन 0। तो अब यहाँ पे Q कितना गिवन है, 2 कूलम, और एप्सिलॉन 0 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 8.854 इंटू 10⁻⁻12 होता है। अब अगर मैं 10⁻⁻12 को ऊपर भेजूँ तो कितना हो जाएगा, 10⁻12 हो जाएगा, एंड ये हमारा फिर कैंसिल हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे कई लोग कंफ्यूज होते हैं, पूरा कैलकुलेट करने बैठ जाएंगे। आपको बिल्कुल कैलकुलेट नहीं करना है, बहुत ईजिली आप देख सकते हो। मैं अब आपको बताती हूँ कि किस तरह से। 2 इंटू 10⁻12 है, अपॉन कितना है 8.854, तो मैं ज़ीरोज़ को कैंसिल कर देती हूँ, जो डेसिमल है उसे मैंने कैंसिल कर दिया, ऊपर 3 ज़ीरो ऐड हो गए, तो 2000/8854 आया। अगेन ये डायरेक्ट तो कैंसिल नहीं होगा, तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 10⁻11 लिख लेती हूँ, यहाँ पे एक और ज़ीरो ऐड कर देती हूँ। ऐसा तो हम कर सकते हैं, 20,000/8854 इंटू 10⁻11। सबसे पहले 10⁻11 तो आएगा, तो विच मीन्स बी ऑप्शन भी नहीं है मेरा और डी ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि पावर कितनी है, 10⁻11। अब देखते हैं ए और सी में से क्या ऑप्शन होगा। 10⁻11 है, एंड इसको जब मैं कैलकुलेट करूँगी, आप क्या करें, सिंपल 8854 इंटू 2 कर लीजिए। इंटू 2 करेंगे तो 17 कुछ करके आएगा, विच मीन्स कि 2 पॉइंट कुछ आना चाहिए मेरा आंसर। आप खुद कैलकुलेट करके देख सकते हो, एंड बहुत सिंपल है। आपको बस क्या करना है कि मल्टीप्लाई कीजिए आप, एंड देखिए कि क्या ये 20,000 से कम आ रहा है। 20,000 से कम आएगा, क्योंकि वो 17,000 कुछ आएगा, विच मीन्स 2 पॉइंट कुछ मेरा आंसर होना चाहिए। 1 करोगे तो ये डायरेक्ट कैंसिल आउट नहीं होगा, इसीलिए विच मीन्स ए भी मैंने रिजेक्ट कर दिया, तो मेरे पास क्या बचा, सी बचा। तो आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप पावर्स देख लीजिए एंड आपको डायरेक्ट आंसर पता चल जाएगा कि सी मेरा सही ऑप्शन होने वाला है। एंड यहाँ पे बिकॉज मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ प्रॉपरली, इसीलिए टाइम लग रहा है, बट जब आप ये खुद करोगे ना तो आप बहुत ईजिली कर सकते हो। आप खुद ये क्वेश्चन उठाओ, देखो 2/वैल्यू रखो, एंड उसके बाद जब आप इस तरह से कैलकुलेशंस करोगे आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा MCQs देखने में। तो आई होप ये वाला भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब 10th क्वेश्चन है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ डायपोल लेंथ 2a। जैसे जनरली हम क्या लेते हैं, जो डायपोल लेंथ है उसे 2l लेते हैं, उसके बदले क्या ले लिया इन्होंने 2a, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है। एट इट्स एक्चुअल पॉइंट टू द इक्वेटोरियल पॉइंट। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए इक्वेटोरियल कंडीशन पे क्या होती है एंड एक्चुअल कंडीशन पे क्या होती है, इन दोनों का रेशियो निकाल रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर हम कह रहे हैं एक्चुअल कंडीशन पे, तो 1/4πε0 इंटू 2p/r³ हमारा फॉर्मूला होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ इक्वेटोरियल कंडीशन की, तो वहाँ पे होता है 1/4πε0 इंटू p/r³। अब आप देखोगे ये कैंसिल हो रहा है, r³ से r³ कैंसिल हो रहा है, p से p कैंसिल हो रहा है, तो मेरा रेशियो कितना बन रहा है, 2:1। अब इन्होंने क्या कहा है, किस कंडीशन पे ये रेशियो मेरा डायरेक्ट 2:1 आएगा। अब यहाँ पे आप सबसे पहले तो इसकी कंडीशंस पढ़ो, a r इज़ वेरी वेरी ग्रेटर दैन a। जब आप डेरिवेशन देख रहे होगे तब आपको पता होगा ये जो हम डिराइव कर रहे हैं, ये पूरा डेरिवेशन ऐसे ही नहीं होता है, r³ डायरेक्ट नहीं आता है, यहाँ पे a भी होता है। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, a की वैल्यू को ही निगलेक्ट कर देते हैं। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि डेरिवेशंस भी देखो, स्टेप्स देखो कि क्या कर रहे हैं। जब आप डेरिवेशन देखोगे तब आपको पता चलेगा कि हम r की वैल्यू बहुत ज़्यादा लेते हैं a से, तभी जो वैल्यू है वो नीचे सिर्फ r³ आ रही है, वरना वहाँ पे a भी आ रहा होता है। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। ये जो बी ऑप्शन है ये कहीं भी हम नहीं लेते हैं, सी ऑप्शन भी नहीं लेते हैं, डी नन ऑफ दीज भी हमारा गलत हो गया, इसीलिए ए ऑप्शन हमारा सही है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो डेरिवेशंस हैं उन्हें भी प्रॉपर्ली देखो, रटना नहीं है बट एटलीस्ट स्टेप्स याद रखो कि हाँ इस तरह से करना है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक स्टेप का ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया कि आर की वैल्यू ग्रेटर दैन ए है, तब हम जो रेशियो है वो हमें 2:1 मिलेगा। तो आई होप ये जितने भी क्वेश्चन थे आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। एंड इसके अलावा जो भी आपके क्वेरीज होंगे या कुछ भी, आप डेफिनेटली कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड डू कमेंट डाउन आपको कैसी लगी ये सीरीज़, एंड अगर आपको और वीडियोस चाहिए होंगी या फिर इवन 1 शॉट वीडियोस चाहिए होंगी, सो यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप दिस वाज यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू आर न्यू टू माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।